जिनकी मन कमज़ोर होता है, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है, वो जल्दी इन चीज़ों की चपेट में आ जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर बहुत बड़े मल्टी मिलियनियर लोगों से लेकर एक बड़े स्पोर्ट्समैन तक, एक छोटे गांव के किसी एक नॉर्मल किसान से लेकर या एक मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति तक, हमारे पास आज ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जो सब लोग इस तरह की पूजा पाठ में बिलीव करते हैं। बहुत सारे ऐसी पूजाएं करवाते हैं जिनसे उनको फ़ायदा मिले, या ऐसी पूजाएं कराते हैं जो उनके साथ ऐसी कोई घटना घट रही है उसको ठीक करने के लिए। सुबह के उजाले से ठीक पहले का जो समय होता है, यानी कि रात के 12 बजे के बाद और सुबह 3 बजे तक, डार्कनेस का सबसे बड़ा पीरियड वो रहता है। और ऐसा माना गया है और ऐसा है भी कि अंधेरे में नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा प्रबल होती हैं, ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। अक्सर हमें कुछ अनजानी आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ अजीब सी गतिविधियां हमारे साथ होती हैं, मन में कुछ उलझन से रहता है। इन उलझनों का, इन गतिविधियों का हमारी रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता। कहा जाता है कि वैज्ञानिक तथ्यों से ये गतिविधियां बहुत परे होती हैं, और ये भी कहा जाता है कि ये जो गतिविधियां हैं वो अदृश्य ताकतों से जुड़ी होती हैं, और इन्हीं गतिविधियों को, इन ताकतों को हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं। नमस्कार, नेहा उपाध्याय हूँ मैं आपके साथ, और एनबीटी पर आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसा शो लेकर आ गए हैं जहां हम बात करेंगे पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में, उसके पीछे के कारण हम जानने की कोशिश करेंगे, और उससे जुड़ी जो भी छोटी बड़ी बातें हैं उन सब पर हम बात करेंगे। और आज उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, गुंजन मेहरा जी। गुंजन जी, आपका बहुत स्वागत है एनबीटी पर। मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि गुंजन एक एस्ट्रोलॉजर हैं और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी हैं। उन्हें 20 सालों से ज़्यादा का अनुभव है एज अ प्रैक्टिशनर। तो आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। गुंजन जी, हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है वो है क्या? पैरानॉर्मल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ नेहा, तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक ऐसी गतिविधि है जिसमें पैरानॉर्मल एनर्जीज़ का एक डे टू डे लाइफ में किसी भी ह्यूमन पर कोई इम्पैक्ट आता है या प्रभाव पड़ता है। ऐसी कई, जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में बोला अदृश्य शक्तियाँ, तो ऐसी कई अदृश्य शक्तियाँ हैं, ऐसी कई अदृश्य एनर्जीज़ हैं जिसे हम नेगेटिव एनर्जीज़ के रूप में भी बोलते हैं, या आप उन्हें पैरानॉर्मल एनर्जीज़ बोलते हो, जिनका एक इंसान की ज़िंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई बार हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, कई बार हम उन पर ध्यान नहीं देते, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि हर वो शब्द जिसका निर्माण हुआ है उसका अस्तित्व है। तो इस दुनिया में यदि आपको किसी भी चीज़ की पहचान करनी है तो आपको उसके पूरक के साथ उसकी पहचान करनी है। पूरक यानी उसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो रात है तो दिन भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, ईश्वर है, सच्चाई है तो कुछ नेगेटिविटी, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं। सकारात्मक ऊर्जाओं की पहचान ही नकारात्मक ऊर्जाओं से है। तो मुझे लगता है कि पैरानॉर्मल एनर्जीज़ या पैरानॉर्मल एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें बहुत कोई ऐसी गतिविधि हुई है जिसका अदृश्य शक्तियों से संबंध है, और किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ना, यही एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। तो गुंजन जी, आपने ये जो यहाँ पर अदृश्य शक्तियों की बात की, जो शायद मैंने भी अपने इंट्रोडक्शन में बोला था, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जिन्हें हम सुनने के बाद कह सकें कि हाँ, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं? देखिए, डे टू डे लाइफ में कई बार क्या होता है कि हम अपने घर में बच्चों या लेडीज़ को जल्दी जो ये प्रभावित करते हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ, तो अगर किसी पर इसका प्रभाव आ रहा है और कुछ ऐसे प्रभाव, कुछ ऐसे अनुभव जो लोगों के साथ होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। एक बहुत छोटा सा बच्चा था जो लगभग 3 या 3.5 साल का था, और वो अपने घर में खेल रहा है एक बॉल के साथ। आप अचानक से उसको देखते हैं और ये महसूस लगता है कि वो शायद किसी और के साथ खेल रहा है, जबकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और वो बॉल फेंक रहा है और वो बॉल उस तक वापस भी आ रही है। आई कंप्लीटली बिलीव, जो जिसने ये नहीं देखा होगा या जो जिसने ये अनुभव नहीं किया होगा, उसके लिए इट्स ऑलवेज हार्ड टू बिलीव, बट ऐसा होता है। और जब ऐसा होता है, जब ऐसी शक्तियाँ होती हैं, या मैं बहुत डे टू डे लाइफ में आपको बताता हूँ, सपोज़ आप अपने शरीर में एक अजीब सी वीकनेस महसूस कर रहे हैं, आपके मन में अजीब से डर सता रहे हैं आपको, और आपको कुछ ऐसे अनुभव हो रहे हैं जैसे आपको लगता है कि कोई आवाज़ आपके पीछे से
आपको दे रहा है और पीछे कोई नहीं है, या कोई ऐसी आवाज़ें जो हमने सुनी, जो हम कॉन्शियस माइंड के साथ सुनते हैं, ऐसी कई आवाज़ें जो हमें सुनने को मिलती हैं, या हमारे फिज़िकल बॉडी में कुछ ऐसे ऐसे दर्द या परेशानी या तकलीफ़ें या चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, जो हम जब मेडिकल साइंस में जा रहे हैं तो उसका हमारे पास कोई डायग्नोज नहीं है, या मेडिकल साइंस की रिपोर्ट्स के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर ऐसी कोई गतिविधि या ऐसी कोई परेशानी किसी डे टू डे लाइफ में इंसान को फेस करनी पड़ रही है, तो वो सर्टेनली रिलेटेड टू पैरानॉर्मल एनर्जीज है। कोई नकारात्मक ऊर्जा का उस पर प्रभाव है, और उस प्रभाव की वजह से ही उसके शरीर में या दिल और दिमाग पर इस तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं जो वो शेयर करता है। मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति, मेरी एक केस स्टडी है जिसमें एक लेडीज़ जो बहुत अच्छी और एक इंटेलेक्चुअल लेडी थी, एंड शी यूज्ड टू बी अ पीपल्स पर्सन, एंड सडनली शी हैड आइसोलेटेड हरसेल्फ फ्रॉम एवरीबडी। उसने अपने आप को सबसे अलग कर दिया। वो घर में चुप चुप रहने लगी, डरने लगी, और उसके व्यवहार में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहा था। जनरली आप और मैं एक नॉर्मल लाइफ में उसको ये सोचेंगे कि शायद ये डिप्रेशन में चली गई है या इसको एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं। तो सभी पेरेंट्स ने, एंड बाय द वे शी बिलोंग्स टू अदर कंट्री, शी इज़ नॉट, वो इंडिया में नहीं थी, इंडियन थी बट वो इंडिया में नहीं थी, तो वो अदर कंट्री में थी, और उसने अपने आप को आइसोलेट कर दिया, और वो बहुत अजीब वियर्ड रिएक्ट करने लगी। कभी अचानक से तेज़ चिल्ला देना, एंड शी वॉज ए मदर ऑफ 5 years old सन। अचानक से चिल्ला देना, आँख के पास जाके डर जाना, या किसी भी व्यक्ति से मिलना को बंद कर देना। तो जब उसको न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर से कंसल्ट कराया गया, उसके मेडिकल टेस्ट कराए गए, तो सब कुछ क्लियर था, एवरीथिंग वाज फाइन इनफ। एंड उसका जो व्यवहार था, उसका जो बिहेवियर था, वो डे बाय डे बहुत अजीब और बहुत बहुत अलग किस्म का व्यवहार हो गया था। जैसे अचानक अपने कमरे में बैठ के तेज़ी से चीखना, या बहुत अलग अलग किस्म की बातें करना कि मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे किसी से डर लग रहा है। तो इस तरह की गतिविधि उसके साथ जब हुई, तो ये पूरी तरह से पैरानॉर्मल एनर्जी का इम्पैक्ट था उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसने अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को जीना बंद कर दिया था। गुंजन जी, आपने जो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए, उससे 2 चीज़ें मेरे दिमाग में आई। एक तो जो आपने बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, अक्सर ये कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये एनर्जीज बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं जी। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही बात है। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आपको कि कच्ची मिट्टी, बच्चों को हम कच्ची मिट्टी के रूप में देखते हैं। तो जब वो पैदा होते हैं तो उनमें प्योरिटी ज़्यादा होती है, वो मन तन दोनों से पवित्र होते हैं, दूषित नहीं होते हैं, और एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं जिसको जिस शेप में आप ढालोगे, जैसे पेरेंट्स उनको जैसे पालते हैं, बड़ा करते हैं, जैसे संस्कार देते हैं, जैसे नर्चर करते हैं, वो वैसे ही बड़े होते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, जिनका मन पवित्र है या दूषित नहीं है और बहुत कच्ची मिट्टी है, उन पर इन चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा जल्दी से पड़ता है, क्योंकि वो इन चीज़ों को जल्दी से अट्रैक्ट करते हैं। देखो, बच्चा अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है हमारी बातों को, बहुत जल्दी सुनता है, क्योंकि वो उसकी एज, स्टेज और लर्निंग की टाइम होता है। तो वो हर बात को बहुत जल्दी से अडॉप्ट करता है, और स्पेसिफिकली नकारात्मक बातों को। जैसे आपने देखा कुछ छोटे बच्चे कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो नकारात्मक है, लेकिन उनके मुंह से वो अच्छी लग रही है, तो हम उसका आनंद ले रहे हैं। तो बच्चा ये महसूस करता है कि मेरी बोली हुई बात पर मुझे ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, तो मैं उसको ज़्यादा करने लगता है। ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं जो अदृश्य हैं और अगर बच्चों को दिखाई दे रही हैं और बच्चे उनसे प्रभावित हो रहे हैं, तो उनके लिए तो वो देखो, एक टाइम के बाद आप अपने बच्चों पर एक लिमिटेड अटेंशन देते हो, आप उनको बड़ा करने के बारे में सोच रहे हो, आप उनके मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हो, आप उनकी सेहत के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन वो बहुत टाइम अकेले बिताते हैं। एक बच्चा जो बहुत छोटा है, न्यू बॉर्न है, वो घंटों बेड पर अकेला लेटा रहता है, सोता है, जागता है या रोता है। अचानक से बच्चों का रातों में रोना, हमेशा रीज़न ये नहीं होता कि वो उसको भूख लग रही है या कोई और बात है, बेवजह भी बहुत बार अक्सर बच्चे, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें बच्चा रात को बहुत देर तक रोता है, और उसको सारी मतलब सब कुछ करने के, चाहे वो फीड कराने की कोशिश की जाए या उसको
उसको दवाइयाँ दी जाएँ कुछ भी किसी भी चीज़ की, वो नहीं चुप होता। मतलब एक पीरियड, एक आधा घंटा 1 घंटा उसको लगता है उसको चुप करने में। तो वो इस तरह के ऐसे अनुभव हैं जो छोटे बच्चों पे जल्दी प्रभाव डालते हैं और छोटे बच्चे उन पर जल्दी उनसे प्रभावित होते हैं। और ये छोटे, अब इसमें एक बात और आती है, वो छोटा बच्चा, उसकी एज क्या है, किस एज तक वो प्रभावित होगा, किस एज तक हम उसे बच्चा ट्रीट करते हैं। तो मुझे लगता है एक स्कूलिंग लेवल तक अगर कोई बच्चा जा रहा है तो वो छोटा ही कहलाया जाएगा। क्योंकि एक केस मेरे को बहुत मतलब मैं याद आ रहा है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एक स्कूल गोइंग लड़की थी एंड शी वाज आई गेस अर्ली टीनेजर, समवेयर अराउंड 13 और 14 ईयर्स ओल्ड, एंड शी वाज मैच्योर इनफ एंड वो अपने स्कूल जाती थी और वो सब कुछ। अचानक से एक दिन वो स्कूल के बाहर निकली और उसने उल्टा चलना शुरू कर दिया। शी स्टार्टेड वॉकिंग बैकवर्ड्स। सब हैरान थे एंड इट इज़ अ रियल स्टोरी। उसने उल्टा चलना शुरू कर दिया एंड फिर वो कभी कभी ना उसका ये रूटीन बन गया। जनरली तो ठीक रहता, फिर कभी कभी अचानक से वो उल्टा चलने लगती थी एंड इस बात से और फिर कई बार गिर भी जाती थी। तब उसके पेरेंट्स को पता लगा तो डॉक्टर्स को दिखाया गया, ऐसा महसूस किया गया शायद उसके दिमाग में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। बहुत दिनों ट्रीटमेंट चले, MRI हुए, CT स्कैन्स हुए, बट कुछ भी नहीं निकला। और पेरेंट्स जब बहुत परेशान, और जनरली जैसे आपने कहा कि लोग जब तक अनुभव नहीं करते हैं तो नहीं उनको लगता है कि जो नहीं जानते हैं इसके बारे में वो नहीं मानते हैं। जब उसके पेरेंट्स ने उसको दूसरे तरीके से, पैरानॉर्मल तरीके से देखना शुरू किया और जब उसका ट्रीटमेंट हुआ तो पता लगा कि वो एक पैरानॉर्मल एनर्जी के साथ थी और उससे पोजेस थी और उसी का ये परिणाम था जो उसके जीवन में था। तो गुंजन जी, आपने बोला कि जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो अभी आपने जिस लड़की की बात की वो तो खैर थोड़ी मैच्योर थी, लेकिन अक्सर हम ये मानते हैं कि ये जो एनर्जीज़ हैं वो अक्सर जो कमज़ोर दिल वाले, कमज़ोर दिमाग वाले लोग होते हैं उन पर ज़्यादा हावी होते हैं। जैसे आपने अभी महिला का भी एग्जाम्पल दिया था, वो बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन अचानक जब उनके साथ ऐसा हुआ तो लोग ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना कि भाई शायद ये डिप्रेस होंगे, क्योंकि कहा ही जाता है अक्सर ऐसा कि अगर आपका दिमाग कमज़ोर है, आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ये चीज़ें आप पर हावी होंगी। तो इसके पीछे का क्या कारण है जो किसी पर ये एनर्जीज हावी हो रही हैं? तो क्योंकि हर किसी को तो इस तरह के अनुभव होते नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैंने इनिशियल में भी आपको ये बताया था कि वो जो लेडी थी उसका पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही थी कि वो एंजाइटी पेशेंट है या डिप्रेशन में है। लेकिन जब कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो एंजाइटी और डिप्रेशन वाली बातें नहीं थी, तब ये महसूस हुआ कि हाँ, बात कुछ और है। अब जैसे अभी आपने कहा कि स्टेट ऑफ माइंड या दिल और दिमाग कमज़ोर होने का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ऐसे लोगों पर जिनका दिल और दिमाग कमज़ोर होता है, ये बिल्कुल सच बात है। ये इसी तरह काम करती है जैसे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है। अब जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है वो बीमार जल्दी पड़ते हैं, राइट। ऐसे ही जिनकी मन कमज़ोर होता है, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है, वो जल्दी इन चीज़ों की चपेट में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जब हमारा दिमाग कमज़ोर होगा तो वो जल्दी सरेंडर करेगा, और जल्दी सरेंडर करेगा तो वो लॉजिकल रीजनिंग में नहीं जाएगा, वो सवाल नहीं करेगा, वो बस समर्पण की तरफ चला जाता है। और उसका प्रभाव ये होता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसको जल्दी से अपने आवेश में ले लेती है। मन की मैं बात करता हूँ, जिनकी चेतना कमज़ोर होती है, जिनका विवेक कमज़ोर होता है, जिनमें स्पिरिचुअल शक्ति कम होती है, या जो ईश्वरीय शक्ति से दूर होते हैं, तो जिनका मन कमज़ोर होता है उनके अंदर डर ज़्यादा होंगे, और डर ज़्यादा होंगे तो उन पर यह प्रभाव पड़ेगा। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि अगर आपका दिल और दिमाग कमज़ोर है, अगर आपकी चेतना कमज़ोर है, अगर आपकी मन की शक्ति कमज़ोर है, तो आपको पैरानॉर्मल एनर्जीज ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी, क्योंकि थोड़ा या बहुत हर एक पर इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन जिनकी आत्मीय शक्ति ज़्यादा होती है या जिनका मन ज़्यादा मजबूत होता है, वो आसानी से शायद छोटी मोटी ऊर्जाओं को के प्रभाव में नहीं आते हैं, और वो आ भी जाते हैं तो उनसे निकल जाते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में हमें पता ही नहीं चलता। कई बार आपको लगता होगा कि आपको जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं वो केवल किसी बात की वजह से हो रहे हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं और मूड स्विंग्स का कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है। मतलब आज आप किसी बात को सोचकर परेशान है तो थोड़ी देर बाद आप किसी और बात पे सोच के परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपका दिमाग आपसे अलग अलग टॉपिक्स पे एक ही तरह के एक्सप्रेशन देने को बोलता है। तो कई बार वो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो हमारे आसपास होती हैं,
या किसी नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति के संपर्क में आप आकर अभी आए हैं, आप किसी ऐसे नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति के साथ बैठे थे, आपको नहीं मालूम है, और उसकी ऊर्जा का प्रभाव आप पर भी पड़ा है, तो आप थोड़ी देर तक या कुछ घंटों तक या 1-2 दिन तक बहुत परेशान रहते हैं। अजीबोगरीब डर, अजीबोगरीब ख्याल आपके मन में आते हैं। फिर अगर आपकी इच्छा शक्ति अच्छी होती है, आपकी मन की शक्ति अच्छी होती है, या आप ईश्वर की पूजा में बिलीव करते हैं, तो वो आपको वहाँ से बाहर निकाल लाती है। तो कोई डायरेक्ट अटैक यदि आप पर नहीं हुआ है, कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट आप पर नहीं है, तो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से आप जल्दी बच जाते हैं। तो क्या कोई प्रमाण है जो इन एक्टिविटीज़ को, इन एनर्जीज़ को साबित करता है? देखो, प्रमाण क्या होता है, आप किसी भी साइंस को कैसे मानते हैं, उसकी प्रामाणिकता से, और प्रामाणिकता के लिए प्रमाण आवश्यक हैं, और प्रमाण के लिए वो लोग और वो अनुभव जिन्हें हम केस स्टडीज़ कहते हैं। आज आप मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस में को एजम्पशन बेस्ड स्टडी बताया गया है। डॉक्टर कहता है कि अगर सपोज किसी को कोल्ड हुआ तो पहले वो इसे नॉर्मल वायरल के रूप में देखेगा, उसके बाद उसका वायरल का ट्रीटमेंट हुआ तो उसके बाद वो उसको दूसरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ लेगा। उसके बाद भी यदि वो ठीक नहीं होता है, फिर कुछ टेस्ट होते हैं, इन्फेक्शन के रूप में देखा जाता है फर्दर। सो वो एजम्पशन है कि पहले ऐसा ही होता है फिर ऐसा होता है। इसी तरह जो अनुभव हैं, जो लोगों को अनुभव हुए हैं, जिनके जीवन में इस तरह की गतिविधियां हुई हैं, ऐसे कई प्रमाण हैं हमारे पास जिन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, और साइंस के पास उसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं है। जिस पर मैं एक बात अक्सर करता हूँ, ऐसे हमारे आसपास बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे रीइंकारनेशन के ऊपर बहुत बात होती है। तो रीइंकारनेशन का कोई साइंटिफिक प्रमाण आप देखने जाओगे तो शायद आपके पास नहीं है, लेकिन ऐसी कई स्टोरीज आपने भी सुनी है, और उनको हमने देखा भी है कि कोई बच्चा अचानक से बता रहा है कि मैं पहले यहाँ रहता था, या ये मेरे माँ बाप थे, या मैंने इनके साथ जीवन जिया, या कुछ लोग ये बताते हैं हमने इस जगह को पहले भी देखा है, महसूस किया है, यह सब चीज़ें हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, और अब ये प्रमाण पहले लोग एक्सप्रेस नहीं करते थे, अब लोग एक्सप्रेस करने लगते हैं। तो मुझे लगता है जो प्रमाण हैं वो यही प्रमाण है, अनुभव ही प्रमाण होता है, और अनुभव बहुत लोगों को ऐसा हुआ है। तो अब मुझे नहीं लगता इसे किसी प्रमाणिकता की आवश्यकता है। हाँ, आप अगर किसी डिग्री और किसी सर्टिफाइड साइंस को का नाम इसे देने की कोशिश करो तो शायद अभी तक नहीं है, और मुझे लगता है शायद भविष्य में हो भी जाए, पर अभी ऐसा कुछ प्रमाणित साइंस डिग्री नहीं है। बट हाँ, ये प्रमाण है और प्रमाणिकता है, बहुत लोग इसके प्रमाण हैं, और जिन पर ये अनुभव हुए हैं वही प्रमाण है। गुंजन जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये मेंशन किया था कि अक्सर आपको ये एनर्जीज तब भी फील होती है जब आप उससे रिलेटेड किसी पर्सन से मिलते हैं जी। या फिर उनके साथ हैंग आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हमें ये बताइए कि हमें पहचान कैसे करनी है कि किसी इंसान के अंदर इस तरह की एनर्जी है और हमें उससे दूर रहना है। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रेड फ्लैग्स हैं जो हमें साइन देती है कि भाई इस इंसान से अब दूर रहना है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे मतलब आई एम हैप्पी कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि आज की डेट में जो बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं वो ऐसे केसेस हैं जिनमें लोग ऐसे लोगों के प्रभाव में आकर ही परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं जो आपको आसानी से बहुत डे टू डे लाइफ में आप पता कर सकते हो। अब इसमें 2 तरह के केसेस होते हैं। एक जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप ज़्यादातर 2 तरह के लोगों के साथ होते हो, जिनके साथ आपने या तो थोड़ा समय बिताया या ज़्यादा समय बिता रखा है, या किसी नए इंसान के साथ आप हो। तो जिनके साथ आपने ज़्यादा समय बिताया उनके ऊपर ऐसा कोई प्रभाव है या नहीं, ये जानना ज़्यादा आसान है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को पहले से जानते हो तो आपको उसके नॉर्मल व्यवहार के बारे में पता होता है, आपको पता होता है कि इसका जनरल नेचर क्या है और जनरली ये कैसे बिहेव करता है। तो सपोज़ एग्जाम्पल, अगर आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है जिसके साथ आप बहुत सालों से हैं, आप उसे अच्छे से जानते हैं, और अचानक से वो वियर्ड रिएक्ट करने लगे। अब वियर्ड की क्या परिभाषा है? वियर्ड की परिभाषा ये है कि वो जो बहुत खुश रहता था उसने खुश रहना बंद कर दिया है, शांत हो गया। जो बहुत आपसे बात करता था वो शांत हो गया है, वो हमेशा नकारात्मक बातें करता है, या आपके साथ बैठा है तो आपकी बात को काटने में उसको ज़्यादा आनंद आ रहा है, या वो किसी के साथ भी, अगर ग्रुप के अंदर है तो वो केवल नेगेटिव बातें करेगा और उनकी बातों को काटने की कोशिश करेगा, या बहुत ज़्यादा क्वाइट रहेगा। या आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे, जैसे एक ग्रुप है और एक ग्रुप में कोई एक बात चल रही है और सब लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, और एक आउट ऑफ द माइंड और है चल रहा है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके दिमाग में कोई उन बातों का असर है, जिसके पास कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है उस बात को लेकर। तो आप ये देखेंगे कि वो तो कुछ अलग है,
और वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, आप उसको हिलाते हैं कि भाई अरे कहाँ हो, तो कहता है अच्छा अच्छा हाँ मैं यहीं हूँ। तो वो कहता है ये बात क्या थी, क्या बात नहीं, तो लॉस्ट हो जाना, बैठे बैठे नेगेटिव बातें करना, नकारात्मक दृष्टिकोण देना, और बहुत ज़्यादा जल्दी आवेश में आ जाना, छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना बहुत तेज़ी से, और चेहरे के अजीब एक्सप्रेशंस देना, इन सब चीज़ें बहुत होती हैं। अब एक और बात जो सबसे अच्छी बात है, जो उन लोगों के साथ काम आएगी जिनसे आप पहली बार मिल रहे हो, वाइब्रेशंस। ये हर इंसान महसूस करता है, सबको पता लगता है। तो आप किसी व्यक्ति के साथ हो जो नया है, जिसको आप नहीं जानते, और आपको कुछ सेकंड्स, कुछ मिनटों के बाद अचानक से एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन द कंपनी ऑफ दिस पर्सन। इसके दो कारण हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी बातें आपको पसंद ना आ रही हों, लेकिन अगर वो ठीक ठाक बातें कर रहा है, वो उसी संदर्भ में बातें कर रहा है जिसमें आप उससे मिलने गए हो, बट आपको अचानक से बहुत अजीब फील हो रहा है और आप बस उस जगह को छोड़कर जाना चाहते हैं, आप वहाँ बैठना नहीं चाहते, या आपके अंदर की वाइब्रेशंस उसको एक्सेप्टेंस नहीं दे रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। उसी समय वहाँ से उठ जाइए, ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे नकारात्मक लोगों की संगति में ना रहना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन पर इसका प्रभाव है तो आप पर भी इसका प्रभाव ज़रूर आएगा। और आपने अगर नोटिस किया होगा तो किसी ऐसे नकारात्मक व्यक्ति के साथ जब आपने बहुत समय बिता लिया है, तो वो व्यक्ति थोड़े दिन बाद जिसने समय बिताया वो भी उसके जैसे इन्फ्लुएंस में बातें करने लगता है, उस पर भी उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। तो गुंजन जी, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल साइट किए थे जिन लोगों को इस तरह की समस्या हुई थी, और आई होप आपसे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते भी रहते होंगे। जी जी जी। हमें भी हर दिन कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें बताता ही रहता है। सो दो चीज़ें हैं, एक तो वो लोग हैं जिनको इस एनर्जीज़ का अनुभव हुआ है, इन गतिविधियों से पाला पड़ा है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ ये चीज़ें कभी हुई नहीं है। तो क्या कोई स्पेसिफिक रीज़न है कि कुछ लोगों को ज़्यादा फील होती हैं या फिर कुछ लोगों को फील होती हैं और कुछ लोगों को इस तरह की कोई चीज़ फील होती ही नहीं है? क्योंकि आपने मेंटल स्टेट तो बताया, लेकिन क्या उसके परे भी कोई कारण हो सकता है? देखो, इसमें ये सही बात है, कुछ लोगों को ये ज़्यादा फील होती हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा अनुभव करती हैं। एक तो मेंटल स्टेट और मन की शक्ति तो है ही, उसके अलावा हम लोग इग्नोरेंट ज़्यादा हो जाते हैं। इग्नोरेंट होने के भी दो बड़े कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारा डर हमें इग्नोर करने को कहता है कि भाई हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है और हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं और ये कोई प्रूवन साइंस नहीं है, ये ले। तो इग्नोरेंट होना कई बार ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, और आप किसी चीज़ को महसूस कर भी नहीं महसूस कर रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा तकलीफ देती है। जैसे मैं अक्सर ये बात अपनी वीडियोस में या अपने सेशंस में शेयर करता हूँ कि डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और जो क्लियर साइंस होते हैं पैरानॉर्मल एनर्जीज़ के। सपोज़ आपके घर में डेली बेसिस पे या हर रोज़ कोई ना कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ख़राब हो रहा है और आपको समझ ही नहीं आ रहा, आज फ़ैन ख़राब हो गया, कल आपका इलेक्ट्रिक स्विच ख़राब हो गया, थोड़ा दिन बाद आपका माइक्रोवेव ख़राब हो गया, थोड़ा दिन बाद आप रेफ्रिजरेटर में शिकायत आ गई, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ख़राब हो रहे हैं, सीवेज ब्लॉकिंग हो रही है बार बार, मतलब आपने सब कुछ करा लिया, ठीक करा दिया, फिर ब्लॉकिंग हो गई है, और टैप लीक हो रहे हैं, मतलब आपने टैप ठीक करा दिया फिर टैप लीक हो गए। और एक सबसे बड़ा सिम्टम होता है अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और वो बार बार आप लगवा रहे हैं और वो बार बार मुरझा जा रहा है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा सिम्टम है, बहुत बड़ा प्रभाव है, जो हमें दिख भी रहा है लेकिन सिर्फ हम इग्नोरेंट हैं या हम इसको नहीं मानना चाहते, इसीलिए हम उसको नहीं मानते हैं। लेकिन जो लोग इनको मानते हैं, जो इनको महसूस करते हैं, तो उनको ये जल्दी पता लग जाता है। जो नहीं मानते हैं तो शायद उनका इग्नोरेंट नज़रिया ही इसको उनसे दूर रखता है। ऐसे लोगों को तब शायद पता लगता है जब कोई बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये तो सब सायरन्स हैं, जैसे आपने कहा रेड फ्लैग्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या सीवेज ब्लॉकिंग टैप या आपके घर में सीलन का बार बार आना कोई और रीज़न ना होने के बावजूद भी, सब ठीक होने के बावजूद भी, ये सब चीज़ें अगर लगातार हो रही हैं और आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो दे आर रेड फ्लैग्स। देन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो जिसे हम नहीं होना चाहते हैं और उसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी पे ज़्यादा ख़राब पड़ता है। तो इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए। मैं ये भी कहता हूँ नेहा कि इसके अंदर भी नहीं घुसना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कमर्शियली जिस तरीके से इसे परोसा जा रहा है, कमर्शियली इन चीज़ों को एक सल्यूशन के रूप में परोसा जा रहा है
और मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ कि रिलीजन इज़ अ सपोर्ट टू लाइफ, सोल्यूशन एग्जिस्ट इन कर्मा। तो अगर आप अपने किसी भी शक्ति, किसी भी मेंटोर या किसी भी मार्गदर्शक से मिलकर अपने कर्मों को परिवर्तित कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। आप अपने भाग्य परिवर्तन के विषय में अगर सोच रहे हैं तो वो गलत है। कर्मों से भाग्य बदला जा सकता है, किसी के कहने से किसी का भाग्य नहीं बदलता। तो इंसान को ये बहुत अच्छे से सोचना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर वो शब्द जिसका निर्माण हुआ उसका अस्तित्व है। अच्छाई बुराई सब इसी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर बहुत बड़े मल्टी मिलियनियर लोगों से लेकर एक बड़े स्पोर्ट्समैन तक, एक छोटे गांव के किसी एक नॉर्मल किसान से लेकर या एक मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति तक, हमारे पास आज ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो सब लोग इस तरह की पूजा पाठ में बिलीव करते हैं। बहुत सारे ऐसी पूजाएं करवाते हैं जिनसे उनको फ़ायदा मिले, या ऐसी पूजाएं कराते हैं जो उनके साथ ऐसी कोई घटना घट रही है उसको ठीक करने के लिए। आप सब, हम सब उन सब के विटनेस हैं। बहुत आसान, आजकल तो किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ भी छुपी नहीं रहती है, सोशल मीडिया पे आप सब विजिबल है, तो आप आसानी से देख पाते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। और अगर एक मल्टी मिलेनियर जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है वो भी इन सब चीज़ों में है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर है। गुंजन जी, हम अपने घरों में देखते हैं तो जो हमारे पेरेंट्स हैं या फिर जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अक्सर ये बोलते हैं कि भाई एक सर्टेन टाइम पीरियड है उसमें आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। मतलब अक्सर वो टाइम होता है 3 से 4 बजे का रात का। वैसे तो कोई बाहर निकलता नहीं है, बट फिर भी कहा जाता है कि आपको उस टाइम सोते ही रहना चाहिए। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या कोई स्पेसिफिक टाइम होता है जब ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं या फिर इनकी पावर बहुत स्ट्रांग होती है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। दिन में 4 पहर होते हैं, चारों पहर में अलग अलग इम्पैक्ट है। जैसे कि हम कहते हैं सुबह 4 बजे से लेके जो सुबह का टाइम होता है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, तो वो ईश्वर का टाइम होता है। लेकिन ईश्वर के टाइम से ठीक पहले वाला जो पहर होता है, कोई उसे भूतों का समय बोलता है, कोई उसे पितरों का समय बोलता है, या कोई उसे नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए टाइम बोलता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, उस टाइम पर उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, उनकी शक्ति ज़्यादा होती है। और ऐसा माना गया है कि अंधेरे से सुबह के उजाले से ठीक पहले का जो समय होता है, यानी कि रात के 12 बजे के बाद और सुबह 3 बजे तक, डार्कनेस का सबसे बड़ा पीरियड वो रहता है। और ऐसा माना गया है और ऐसा है भी कि अंधेरे में नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा प्रबल होती हैं, ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं और आसानी से वार कर पाती हैं, आसानी से उनका प्रभाव आता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कि अगर किसी को डर ज़्यादा लगता है या घरों में जहाँ जिन लोगों को इन चीज़ों से डर होता है वो लाइट जला कर सोते हैं या ज़्यादा रोशनी कर देते हैं। और वास्तु में भी हम इस बात को बोलते हैं कि अगर आपके घर में किसी तरह का वास्तु दोष है और आप ज़्यादा लाइट्स और वाइट कलर की लाइट्स अपने घर में ज़्यादा रोशन करेंगे तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सच बात है कि रात को 2 या 3 बजे के बीच में अगर आपको लिए बहुत ज़रूरी ना हो तो आप बाहर ना निकलें और थोड़ा सा बचाव करें। गुंजन जी, टाइम के साथ साथ ना जगह भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अक्सर हमें ये कहा जाता है कि भाई कुछ स्पेसिफिक जगह हैं, आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो क्या ऐसा होता है कि कुछ जो जगह, जैसे हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि कोई स्कूल है या फिर कोई कंपनी है, अगर वो शमशान के पास बना है तो वहाँ पर जो है वो एनर्जीज हमेशा घूमती रहती हैं, तो ऐसा होता है कुछ या फिर ये सिर्फ मिथ है? नहीं, मिथ नहीं है, बिल्कुल सही है। बट ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। जैसे अभी आपने कहा स्कूल, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक लॉजिकल आंसर मैं आपको देता हूँ कि जब हमारे देश में बहुत ज़्यादा मुग़ल आए और बहुत लंबे समय तक मुग़लों का राज रहा, तो उन्होंने मुस्लिम पॉपुलैरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। और उस बढ़ाने में जो इम्पैक्ट आया वो ये आया कि जगह जगह कब्रिस्तान बने और बहुत सारी खाली जगहें देखकर कब्रिस्तान बने। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, हमें जगहों की ज़रूरत पड़ी, तो बहुत सारे कब्रिस्तानों पे स्कूल बने हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, या कोई ऐसी जगहें बन गई हैं, कॉलोनीज़ बन गई हैं, सोसाइटीज़ बन गई हैं। तो वो सब चीज़ें हुई हैं। बाद में उन जगहों का इम्पैक्ट वैसे ही बना रहा। और स्पेसिफिकली शमशान से रिलेटेड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा हैं, जहाँ पर उनका इम्पैक्ट ज़्यादा है, उन जगहों को अगर आप अवॉइड करें
तो बहुत अच्छा है। इससे मुझे एक और चीज़ याद आई कि आप क्योंकि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, आप 20 साल से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी इस चीज़ को टैकल किया है? आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जब आपने इस तरह की चीज़ें पकड़ी हैं, कोई ऐसा उपकरण या फिर कोई ऐसी टेक्निक जब आपने उसे कैप्चर किया हो? देखो, टेक्निक और उपकरण ये बहुत आधुनिक शब्द हैं, और उपकरणों का इस्तेमाल केवल मैजिक करने के लिए होता है, जादू करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। आजकल बहुत सारे यंत्र चल रहे हैं, लोग ऑरा क्लीनिंग यंत्र लेके किसी के घर में जाते हैं, या ऑरा चेकिंग के लिए यंत्र जाते हैं, तो वो सिर्फ हाथ की सफाई है। मैं उसमें बिलीव नहीं करता, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। पर मैं ये बात बहुत दावे से कह सकता हूँ कि कोई टेक्निक या कोई उपकरण से आप नकारात्मक ऊर्जा को पकड़ नहीं सकते। हाँ, हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी मेथड्स हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम नकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में प्रयोग करके पता कर सकते हैं। बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिसे आप आज की डेट में टेस्ट का नाम दे सकते हो। बहुत छोटे छोटे कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे घर में नॉर्मल किचन में मिलने वाली बहुत सारी चीज़ें, लौंग है या नींबू है, इन सब को हम टेस्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम नकारात्मक ऊर्जा के बारे में पता लगा सकते हैं। प्लस आपकी स्टडी और आपका एक्सपीरियंस और आपका अनुभव आपको वाइब्रेशंस महसूस करना सिखाता है। तो जब आप मंत्र शक्ति करते हो, या शास्त्रों में अक्सर उल्लेख है कि आपकी साधना आपकी चेतना को जागृत करती है, तो आपकी साधना, जितना आप साधना करते हो, जितना आप ईश्वर में लीन होते हो, जितनी आप अपनी विद्याओं को रिवाइज करते हो या अपनी विद्याओं को अपग्रेड करते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हो, उतनी आपकी आत्मशक्ति बढ़ती है, और वो आपको मदद करती है ये पता करने में कि किसी भी जगह पर कोई नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं है, और किसी व्यक्ति के ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं है। और मंत्र शक्ति, मंत्रों में मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ, क्योंकि मंत्र कुछ और नहीं, ईश्वर से कम्युनिकेट करने का साधन है, अपनी बात कहने का एक माध्यम है। पहले केवल संस्कृत भाषा होती थी, सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है, और मंत्रों में और कुछ नहीं, हम अपने ईश्वर से कुछ या तो मांग रहे हैं, या कोई प्रार्थना कर रहे हैं, या किसी काम के होने के बारे में बोल रहे हैं। तो मंत्र शक्ति का बहुत बहुत प्रभाव है। हाँ, मंत्र अलग अलग तरीके से बने हैं, जैसे सात्विक पूजाओं के अलग मंत्र होते हैं, और शाबर विद्या या पैरानॉर्मल जो शक्तियाँ, इनके लिए अलग मंत्रों का इस्तेमाल है, और मंत्रों से इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। गुंजन जी, आपने यहाँ नकारात्मक एनर्जी ये जो वर्ड है ये यूज़ किया है, तो क्या ये जो पैरानॉर्मल एनर्जीज हैं वो सिर्फ नेगेटिव होती हैं? पैरानॉर्मल एनर्जी हमेशा सिर्फ नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव भी होती है। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं। पैरानॉर्मल एक ऐसी एनर्जी है जो एक अदृश्य शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा जो शायद एक कॉमन वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, या जिसको हम सांसारिक जीवन के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, वो होती है। सपोज हम आत्माओं का जिक्र करते हैं, या हम बात करते हैं कि कोई ऐसी स्पिरिट है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, या कोई लेडी है जिसकी स्पिरिट है और वो अपने बच्चों को लेके परेशान है और वो उनके आसपास रहती है, तो वो नेगेटिव नहीं है उनके लिए चिंतित जरूर है, पर वो नकारात्मक नहीं है। तो हर ऊर्जा नकारात्मक नहीं होती, पर क्योंकि उनका सांसारिक जीवन से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए हम अक्सर उनको नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। गुंजन जी, आपने अभी मदर का एग्जाम्पल दिया और आपने बोला कि वो अपने बच्चों के आसपास रहती हैं, तो वो नेगेटिव नहीं है। तो क्या ऐसा है क्या कि जो ये आत्माएं हैं या फिर जो एनर्जीज हम जिन्हें कह रहे हैं, वो किसी खास मकसद से ही आती हैं, उनका अपना एक संदेश होता है, या फिर वो जस्ट आ जाती हैं ऐसे ही? देखिए, हमारे शास्त्रों में एक सिंपल सी बात ये बार बार कही गई है कि जिसकी मृत्यु हुई उसका जाना तय है, पर मृत्यु के बाद का जो जीवन है, मृत्यु के बाद की जो लाइफ है, आफ्टर लाइफ के नाम से जिसे हम आजकल ज़्यादा जानते हैं, उसमें भी बहुत बड़ी यात्रा है, और वो यात्रा हमारे कर्मों पे है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी इस बात को कहा है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति केवल अपने कर्मों के माध्यम से होती है। अगर आपके दुष्कर्म हैं और ऐसा कुछ है जो आपने गलत किया, तो आपकी आत्मा अक्सर उस यात्रा में पीड़ित रहती है या परेशान होती है, और इसी तरह उन आत्माओं के कुछ उद्देश्य बन जाते हैं, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो इस तरह की नकारात्मक
ऊर्जाएं उत्पन्न करती हैं और किसी को परेशान करती हैं। मैं एक बहुत लाइव एग्जांपल बताता हूँ आपको कि एक बहुत मेरी केस स्टडी है। उस केस स्टडी में क्या था कि एक लेडी थी जिसके साथ कुछ ज़्यादा मतलब बुरा हुआ। मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारी कुछ सीमाएं हैं, बट उसके साथ कुछ इतना ज़्यादा गलत हुआ जो नहीं होना चाहिए था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो बहुत उसके अंदर बहुत कुछ रह गया। और मैं एक बात और कहता हूँ, जो एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं या जो ऐसी मृत्यु हैं जो बहुत इंसिडेंटली एक्सीडेंटल रूप में हुई हैं, जिनमें जो नेचुरल नहीं है, जिसमें सुसाइड हुआ है या किसी एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई है, तो इस तरह की मृत्यु के बाद मुक्ति और मोक्ष आसानी से नहीं मिलता। उनको ऐसा माना गया है वो भटकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और ऐसी ही नकारात्मक ऊर्जाओं का लोग इस्तेमाल करके किसी और पर उसका दुष्प्रभाव डालने के लिए प्रयास करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर एक लेडी जिसके साथ बहुत ख़राब हुआ, बहुत गलत हुआ, तो जब उसके साथ ये सब कुछ हुआ तो उसके अंदर वो एक द्वेष रह गया और मृत्यु के बाद भी कुछ भावनात्मक उसका जो था, क्योंकि जिस समय उसकी डेथ हुई तो उसके एक बच्चा भी था और वो भी उसके साथ उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो जो द्वेष था, वो जो उसके अंदर कर्ज था, तो उसने उसका उद्देश्य बना लिया कि मुझे उससे बदला लेना है या रिवेंज लेना है या जो भी उसके मन में उसका उद्देश्य था। उसके बाद उसने उस परिवार के लोगों को काफ़ी परेशान किया, काफ़ी उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो बहुत दिन तक उन्हें समझ नहीं आई, लेकिन समहाउ उसका मैसेज पहुंचा और उसके उद्देश्य की पूर्ति की गई और उसको मुक्ति दिलाकर मोक्ष दिलाया गया। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या कोई ऐसी आत्मा है जो कि परेशान है या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हमारे आसपास है, तो उसको मुक्ति दिलाकर मोक्ष दिलाने पे प्रयास दिया जाए, ये सबसे अच्छा समाधान होगा। यानी कि आप जो बोल रहे हैं कि जो किसी भी व्यक्ति का रिवेंज है वो आफ्टर लाइफ भी चलता रहता है अप टू सर्टेन एक्सटेंट। मतलब मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि क्योंकि हमारी बातों का बड़ा प्रभाव पड़ता है नेहा। मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ और लोग उसको जीने लगे, तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या कोई ऐसी आत्मा है जो कि परेशान है या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हमारे आसपास है, तो उसको मुक्ति दिलाकर मोक्ष दिलाने पे प्रयास दिया जाए, ये सबसे अच्छा समाधान होगा। यानी कि आप जो बोल रहे हैं कि जो किसी भी व्यक्ति का रिवेंज है वो आफ्टर लाइफ भी चलता रहता है अप टू सर्टेन एक्सटेंट। मतलब मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि क्योंकि हमारी बातों का बड़ा प्रभाव पड़ता है नेहा। मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ और लोग उसको जीने लगे, उससे बेहतर ये है कि वो उसकी पहले जांच पड़ताल अच्छे से कर ले। तो किसी भी थॉट को जीने से पहले उसकी जांच पड़ताल अच्छे से करनी चाहिए। हर चीज़ एग्जिस्ट करती है, भावनाएं एग्जिस्ट करती हैं। अगर एक आत्मा में कोई भावना ना हो तो उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। अगर उसमें भावना ही नहीं है तो आप उसे कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आप उसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ तो है जो कनेक्ट करता है और कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से वो कंट्रोल होती हैं या इस्तेमाल होती हैं। गुंजन जी, आपने ना शुरुआत में ये कहा था कि जो कुछ रेड फ्लैग्स हैं उनको पहचानना है और उन लोगों से दूर रहना है। जी जी। लेकिन हमेशा तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कई बार आप ऐसी चीज़ें उन लोगों में भी देख सकते हैं, उन लोगों में भी फील कर सकते हैं जिनके साथ आप रहते हैं। हर दिन आप उनको देख रहे हैं, हर दिन आप उनके साथ खाना खा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। तो आपको उन चीज़ों से बचना कैसे है? अगर मैं ये जानना चाहूँ, सिर्फ उन्हीं लोगों से नहीं, अगर बाहरी भी मान लीजिए ऑफिस में भी हमें ऐसे लोग मिल रहे हैं, हम एक एक्सटेंट तक उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उन्हें अवॉइड नहीं कर पाते। तो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम खुद को बचा सकते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत छोटे छोटे सोल्यूशंस ऐसे हैं जिन्हें बस आप अपने रूटीन में ऐड करके उनसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेना कि आपको अगर ये महसूस हो रहा है कुछ रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं, तो प्रिकॉशनरी क्या ऐसे कदम है जो आप उठा सकते हैं। आप अवॉइड कीजिए उनके हाथ से ली हुई कोई भी मिठाई, स्पेसिफिकली वाइट कलर की खाने से। उनके द्वारा दिया हुआ कोई भी खाना, ऐसा कोई खाना जो वो अपने घर से लाए हैं, कुक्ड फूड है या घर से लेकर आए हैं, वो नहीं खाना है, उसे अवॉइड करिए। उनके परफ्यूम्स को आप इस्तेमाल मत कीजिए, जो यूज्ड परफ्यूम्स हैं उनके द्वारा उसका इस्तेमाल मत कीजिए। और उनके कोई भी बिलोंगिंग्स हैं जिसमें शायद हैंकी है या कोई और कपड़ा है या उनके कोई कपड़े हैं, किसी भी रीज़न से अगर आपको वो इस्तेमाल करने के लिए देता तो आपको उनका इस्तेमाल नहीं करना है। साथ साथ
मैं एक मिथ भी क्लियर कर दूं कि खाने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपके लिए हल्दीराम, बीकानेर या बाहर रेस्टोरेंट से कुछ खाना मंगाया और आपको कि उनके हाथ लग गया तो आप नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है। बी जुडिशियस, आपकी वाइब्रेशंस इसका जवाब आपको देती हैं, तो आप जुडिशियसली उसका ध्यान रखें। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो भी आपको जिस पर किसी भी तरह का शक या संदेह है, वो आप उनके हाथ से मत खाइए। गुंजन जी, जब हम आपके बारे में पढ़ रहे थे, जानकारी हासिल कर रहे थे, तो हमें एक चीज़ पता चली थी कि आपको भी इस तरह की जो परेशानी है वो हुई थी, वो भी बहुत यंग एज में। तो क्या आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपके साथ किस तरह की चीज़ हुई थी? देखो, परेशानी नहीं थी, दरअसल क्या था, माई फादर वॉज माई गुरु, और वो हमेशा से बहुत बड़े एक्सपर्ट रहे पैरानॉर्मल स्टडीज़ के, और बहुत लोग उन्हें फॉलो करते थे अब्रॉड, अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत लोग उनके पास आते थे। तो उनसे मुझे बहुत सारे ऐसे मतलब एक्सपीरियंसेस थे। तो आई डोंट नो, आई वाज ब्लेस्ड सिंस बिगिनिंग। तो बचपन से मुझे बहुत सारे अलग अलग अनुभव होते थे। तो मैं बहुत छोटा था, 6 या 7 साल का मैं रहा हूँगा। उस उम्र में मैंने बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे अनुभव होते थे जो बहुत अजीबोगरीब थे। मुझे लगता था कुछ बड़ी इनसिक्योरिटीज़, या मुझे बहुत सारी चीज़ें अचानक से दिखनी शुरू हो जाती थी और बहुत आवाज़ें मुझे सुनाई देती थी। तो वो बहुत छोटी एज थी, मुझे पता नहीं था वो क्यों हो रहा है। बट इवेंचुअली माय फादर ने मुझे उन सब चीज़ों से बचाया और रिकॉर्ड के। बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट वो इन्हें रोक पाए, क्योंकि जो ब्लेसिंग आप तक आनी है वो आनी थी। और फिर एट ए पर्टिकुलर एज, एट वेरी अर्ली एज इन माई लाइफ, एंड आई वॉज इन 9th standard only, I've started practicing and I started learning, or I started gathering my knowledge, and somehow now this become my life only. गुंजन जी, हम ये देखते हैं कि जो हम भारतीय हैं ना, हम लोग बहुत जजमेंटल हैं। हम लोगों की पोशाक देखकर, उनकी ड्रेस देखकर, उनका अटायर देखकर उन पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमारे साथ चीज़ें ठीक नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या संदेश है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। मैं इस पर ये कह सकता हूँ कि हम लोग अक्सर किसी की ड्रेस, किसी के अटायर से बहुत जल्दी इम्प्रेस होते हैं। तो पोशाक का नॉलेज से कोई संबंध नहीं है, ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ज्ञान का अपना एक अस्तित्व है। अगर आप किसी डॉक्टर को बिना वाइट कोट के मिलोगे तो तब भी वो डॉक्टर ही रहेगा, उसकी नॉलेज, उसकी लर्निंग सब भी वही रहेंगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हम किसी को देखते हैं कि किसी ने गेरुआ कपड़े पहने हैं या गेरुआ कपड़े पहने हैं, या उसने ब्लैक कपड़े पहने हैं, माथे पे उसने राख लगा रखी है, तो हम बस समर्पण और उस पर चले जाते हैं तुरंत क्या, और उसको उसके आगे सरेंडर कर देते हैं और ये मान बैठते हैं कि वो जो बोल रहा है वो सही है, विच इज़ नॉट राइट। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने मेंटोर को बहुत वाइजली आप चुनें। आप उसको उसकी पोशाक से जज ना करें। कोई भी गुब्बारा जो हवा में उड़ता है वो लाल, काला या नीला इसलिए नहीं उड़ रहा है, उसके अंदर जो गैस है, हीलियम, उसकी वजह से उड़ रहा है। तो अपने मेंटोर को सही तरीके से आप चुनें, उससे सवाल करें, और आपके सवालों के अगर आपको तार्किक जवाब मिल रहे हैं, यदि आपको लॉजिकल आंसर्स मिल रहे हैं, केवल तभी उनसे बात करें और तभी उन पर विश्वास करें। और विश्वास की भी एक सीमा तय हो। अंधविश्वास इंसान को बहुत गलत रास्ते पे ले जाता है, और आज कम्युनिटीज़ में, सोसाइटी में इसका बहुत बुरा दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो यदि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने बच्चों को और ख़ुद को ये सिखाएं कि हम किसी पर केवल तब ट्रस्ट करें जब हमारे लॉजिकल आंसर्स हमें मिल जाएं, तभी किसी से आप मार्गदर्शन लें। उसकी पोशाक से इंस्पायर होकर, उसके अटायर से, उसके कपड़ों से या उसकी वेशभूषा से इम्प्रेस होकर आप उस पर समर्पण या सरेंडर ना करें। गुंजन जी, ये जो पैरानॉर्मल एनर्जीज़ है वो सिर्फ भारत तक तो सीमित है नहीं, विदेशों में भी जो है इसके बारे में खूब बात होती है। हमने चाहे सिनेमा में भी बहुत देखा है, सिर्फ इंडियन सिनेमा ही ऐसी चीज़ें नहीं बनाता, जो हॉलीवुड है वो भी बहुत सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें बनाता है। तो भारत में और जो विदेश है उसमें पैरानॉर्मल एनर्जीज़ का क्या अस्तित्व है, और दोनों के जो एग्जिस्टेंस है उनमें कितना डिफरेंस है? देखो, नकारात्मक ऊर्जा का उल्लेख हर रिलीजन में किया गया है, हर प्रांत में, हर समुदाय में इसका उल्लेख है। इंडिया में हम लोग बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में घुस जाते हैं, इसलिए यहाँ ये बहुत ज़्यादा वास्ट और बहुत फैला हुआ है। अब्रॉड में 2 तरीके से इसको डील किया जाता है।
अब्रॉड के बहुत सारे लोग आजकल इंडियन माइथोलॉजी को फॉलो करते हैं, इंडियन इस शास्त्र विद्याओं में बिलीव करते हैं, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण आप ऋषिकेश में या वाराणसी में बहुत सारे अलग अलग देशों से आए लोगों को प्रैक्टिस करते हुए देख सकते हैं। दूसरा, वो लोग अपने रिलीजन के हिसाब से भी इसको फॉलो करते हैं। आप क्रिश्चियंस में आप देखेंगे तो इविल उसका स्पिरिट्स का जिक्र होता है। आप मुस्लिम उसके हिसाब से चलें कम्युनिटी में तो उसमें शैतान का जिक्र है। और हिंदू माइथोलॉजी में तो बहुत सारे नाम हैं, पता नहीं क्या 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 आप बोल सकते हो, बट सब जगह इनका एग्जिस्टेंस है। और हर शास्त्रों में, चाहे वो इंडियन माइथोलॉजी है या वो कोई और कम्युनिटी है, हर कम्युनिटी में इसका एक समाधान दिया हुआ है। वहाँ पर विचिस के रूप में कुछ प्रैक्टिशनर्स हैं। अच्छा, विचिस को लेकर बहुत अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोगों को लगता है विचिस केवल वो हैं जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है या वो कोई और इविल स्पिरिट्स हैं। अब्रॉड में जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ घोरी होते हैं या हमारे दूसरे या तांत्रिक या दूसरे तरीके के जो पैरानॉर्मल ऊर्जा के प्रैक्टिशनर्स हैं, वो हैं। ऐसे वहाँ पर विचिस भी हैं जो इनकी प्रैक्टिस करते हैं और इन चीज़ों के समाधान भी करते हैं। और यस, इविल स्पिरिट्स को भी वहाँ पर विचिस का नाम दिया गया। तो ये नाम देना ये एक बहुत औपचारिकता है। उनकी अपनी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो हर जगह, हर दुनिया में हर जगह एग्जिस्ट करती हैं और हर जगह इससे लोग प्रभावित हैं। गुंजन जी, आपने थोड़ी देर पहले एक चीज़ मेंशन की थी कि जिनको मोक्ष नहीं मिलता वो सोल रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो क्या वो सिर्फ घर के अंदर मूव करते हैं, जिस घर से वो बिलोंग करते हैं, या फिर वो बाहर भी, क्योंकि सोल है तो वो तो कहीं भी आ जा सकती है। तो जब हमें पता चलता है कि भाई हमारे इस सगे संबंधी का जो सोल है उसे मोक्ष नहीं मिला है, तो हम क्या करें उसके बाद? पूजा पाठ कराना तो एक सोल्यूशन है, लेकिन जब तक हम घर के अंदर हैं तो भी तो हम कुछ कर सकते हैं ना। देखो, बहुत अच्छी बात आपकी है। ये मोक्ष और मुक्ति दो अलग अलग बातें। शास्त्रों के हिसाब से मोक्ष सबको नहीं मिलता। मोक्ष अपने कर्मों के आधार पे ईश्वर भक्ति करने और बहुत सारे ऐसे अच्छे कर्म करने के बाद मिलता है। मुक्ति की ये बात है जो आप बात कर रहे हो, वो मुक्ति है। तो जिसकी मृत्यु हो गई है और अगर उसे मुक्ति नहीं मिली है किसी भी कारण से और वो आपका फैमिली मेम्बर है, तो पहले तो आप प्रयास कीजिए। अभी भी शास्त्रों के माध्यम से कई ऐसे उपाय हैं जिनको करके मरे हुए व्यक्तियों की मुक्ति दी जा सकती है। जैसे पिंडदान एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। अगर आप सही तरीके से पिंडदान करते हैं और सही जगह पर पिंडदान करते हैं तो आपके मृतक को ज़रूर मुक्ति मिलेगी। उसके अलावा अगर कोई ऐसी सोल है, हाँ बिल्कुल ऐसी सोल, ज़रूरी नहीं है वो आपके घर में रहे। वो अपने, जैसे मैंने कहा कि एक माँ है, अगर उसके बच्चे कहीं और रह रहे हैं तो उनके पास चली जाएगी। या जिनसे किसी भी सोल को कोई स्नेह या कनेक्शन है तो वो कहीं भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो घर में रहे। ज़्यादा ऐसा महसूस किया कि घर के आसपास और घर में वो इसलिए रहती हैं जहाँ वो ज़्यादा लोगों से जुड़ी हुई हैं, अदरवाइज़ वो कहीं भी जा सकती हैं और उनकी मुक्ति की कोशिश करनी चाहिए। मोक्ष इंसान को अपने कर्मों से मिलता है। पहचानना कैसे है कि घर के अंदर उनकी सोल अभी भी है? देखिए, वो अलग अलग रूप से सिग्नल मिलते हैं हमें। जैसे पहले मैंने बताया कि पैरानॉर्मल एनर्जी अगर आपके घर में है, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, कुछ सिम्टम्स आएंगे जैसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स या मैंने उन सब चीज़ों के सिम्टम होता है। ऐसा कुछ सिम्टम है तो भी आप ज़रूर चेक कराइए। और अगर इसके अलावा किसी व्यक्ति विशेष की आप बात कर रहे हैं तो बार बार उसका आपको सपनों में लाइवली दिखना, कोई मैसेज आपको देना या आपको ये बताना कि वो कुछ आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, तो वो ज़रूर आपके सपनों के माध्यम से। और कई बार तो हमें लगता है ना कि हमने कोई ऐसा सपना देखा है बहुत विजुअली, जो शायद हमने जागते हुए देखा है या हमने महसूस किया है, या वो आवाज़ उस शख्स की हम जागते हुए सुनते हैं या महसूस करते हैं। इसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी की बात को सुनकर और उसको ज़बरदस्ती महसूस करने लगो। दिमाग हमारा ऐसा है कि जो सुनना चाहता है वही सुनता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत वाइजली, जुडिशली आप उस आवाज़ को पहचानें, उस संदेश को पहचानें। और उस व्यक्ति की एक पर्टिकुलर स्मेल होती है जो अक्सर लोगों को पता होती है, वो हमें घर में फ्रेगरेंस के रूप में महसूस होती है या किसी भी स्मेल के रूप में अगर वो आपको आ रही है, तो आप तक उसका संदेश पहुंच जाता है, फिर आप उसकी मुक्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। गुंजन जी, जाने से पहले ना मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी और आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, जिससे
लोगों के बीच में बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं, भ्रमित किया जाता है लोगों को। वो ये है कि मरने के बाद किसी भी इंसान के सोल से कनेक्ट किया जा सकता है, तो इज इट पॉसिबल? इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी के सोल से कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, जिसकी नेचुरल डेथ हुई है और उसकी अंतिम क्रिया पूरे तरीके से हुई है। इसलिए एक बात जो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ एनबीटी लाइव के माध्यम से, कि कोशिश करिए कि अंतिम क्रिया संपूर्ण तरीके से और पूरे प्रोसेस के साथ की जाए, सो दैट उसका आफ्टर लाइफ ज़्यादा स्मूथ हो और वो आसानी से मुक्ति और मोक्ष की तरफ जाएं। बट यस, जिनकी मुक्ति नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया, जिनकी नेचुरल डेथ नहीं होती, उनके साथ कनेक्ट करना बिल्कुल संभव है, उनको कंट्रोल करना भी संभव है। बहुत सारे ऐसे शास्त्र हमारे हैं जिनके माध्यम से उन्हें किया जा सकता है, लेकिन हर एक सोल को नहीं कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो अगर आप बात करें कि हम हर सोल से कनेक्ट कर सकते हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। देयर आर ओनली सर्टेन सोल्स, बहुत लिमिटेड ऐसी आत्माएं या स्पिरिट्स हैं जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, वो भी बहुत ज्ञान, बहुत नॉलेज, बहुत प्रैक्टिसेस के बाद। ये नहीं कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कनेक्ट करे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मिथ ज़्यादा है, सच्चाई कम, तो मिथ से बचें, सच्चाई के करीब रहें। गुंजन जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े और आपने इतनी अच्छी और इतनी ज्ञान भरी बातें हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। मुझे लगता है कि जो कुछ लोगों के दिमाग में इन अदृश्य शक्तियों के बारे में या फिर ये जो पैरानॉर्मल एनर्जीज़ हैं, इसके बारे में जो भी मिथ थे लोगों के दिमाग में या फिर जो सवाल थे, उनका तो आई एम डैम श्योर कि आज आंसर मिल गया होगा। सो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला और आप हमसे जुड़े और हमारी ऑडियंस को आपने इतना गाइड किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी और वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव।